हेलो छात्रों, आइए आज हम सब क्लास 12 के इतिहास का 7वां चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं। इसके पहले मैं पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता बना चुका हूं, उसे 2 पार्ट में बनाया गया है और हमारे यूट्यूब चैनल कैप वर्ल्ड 71 पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, आइए आज हम सब 7वां चैप्टर विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत कहां से होती है, जरा इस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ 1206 में। दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ 1206 में। इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद क्या हुआ कि समूचे भारत में लगभग भारत के अधिक से अधिक हिस्सों में क्या होता है कि मुसलमान शासकों का शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है। ठीक है, लेकिन उन सब के बीच में भारत का दक्षिण का एक ऐसा क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र ऐसा रह गया जहां पर इन्होंने प्रयास तो बहुत किया किंतु अपने शासन का विस्तार नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन इसका नींव कहां से रखा गया, जरा हम लोग उसे देखते हैं। देखिए, होता यूं है कि तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध 2 हुआ है। पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। ठीक है, और जो दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये पहला युद्ध है ना, और ये हुआ था 1191 में। जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1192 में। तो तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये युद्ध जो है, ये दोनों युद्ध जो है, एक तरफ राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान होते हैं तो दूसरी तरफ जो है मुसलमान शासक मोहम्मद गोरी होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है। तो पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। किंतु जब दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा जाता है तो इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और जो है पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है कि जो मोहम्मद गोरी होते हैं उनका लगभग कई जगहों पर भारत में शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है, कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। उसी क्रम में क्या करते हैं कि उनका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब अपने देश वापस लौटते हैं तो वापस लौटने के क्रम में क्या होता है कि पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ देते हैं और ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि एक जो है साम्राज्य के साथ साथ एक राजवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इसके बाद से भारत भर में इनके साम्राज्य का विस्तार होना चालू हो जाता है। उसी प्रकार से उसी क्रम में दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1206 में होता है और ये 1526 तक चलता है। 1206 में दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है और 1526 तक चलता है। इसके बाद जब मुगल आते हैं तो वो जो है दिल्ली सल्तनत को दिल्ली से उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, तो आगे से मुगल साम्राज्य का शासन व्यवस्था चालू हो जाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक चलती है, 1526 में क्या होता है कि पानीपत का पहला लड़ाई जो है बाबर के बीच में, ठीक है, और इब्राहिम लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है उसके बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी के हार के साथ साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का सफाया हो जाता है। ठीक है, तो 1206 से 1526 इस क्रम में क्या होता है कि 5 राजवंश शासन करते हैं। कितने राजवंश शासन करते हैं? 5 राजवंश ना, याद रखना है कि इस क्रम में 5 राजवंशों का यहाँ पर शासन होता है, जिसमें से पहला नंबर पे गुलाम, दूसरा नंबर पे खिलजी, तीसरा नंबर पे तुगलक, चौथा नंबर पर सैयद और 5वां नंबर पर लोदी। यानी कि अलग अलग काल पीरियड में, ठीक है, अलग अलग काल में अलग अलग पीरियड में 5 राजवंश। पुनः आप लोग मेरे साथ दोहरा सकते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब जो गुलाम वंश था इसके संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जो यहाँ देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के भी संस्थापक थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे भाई? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन है?
दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी तो वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्लियर है? इल्तुतमिश जो होते हैं दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, तो यहाँ पर पहला राजवंश होता है जो गुलाम वंश होता है, उसके भी संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक काफी फेमस है, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसको बनवाने के लिए फेमस माने जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में इस मीनार को बनवाना चालू किया था, ठीक है, कुतुब मीनार, किंतु इन्होंने शुरुआत में कुछ गलत निर्णय लिए, नीचे का आधार कमजोर और ऊपर से मजबूत हो कर दिए अपने मीनार को, जिसका नतीजा ये निकला कि वो ढह गया, गिर गया। बाद में वो जो है उस कार्य को वो पूरा भी नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिन जो है घोड़े से सवारी करने के दौरान गिर कर मर गए और उन्होंने कुतुब मीनार बनाने का काम अधूरा छोड़ दिया। तो उस काम को भी आगे इल्तुतमिश यानी इल्तुतमिश जो है वो जाके पूरा करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतुब मीनार के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, है ना, तो आप याद रखेंगे यही संस्थापक भी थे किसके? गुलाम वंश के। 1206 से 1290 तक इसका शासन चलता है। बाद में जो है खिलजी वंश आती है, गुलाम वंश को उखाड़ फेंकती है और जलालुद्दीन यानी जलालुद्दीन खिलजी जो है ना, इसके संस्थापक रहते हैं। 1290 में इसका स्थापना होता है और 1320 में इन्हें उखाड़ फेंकते हैं कौन? तुगलक वंश के लोग। क्लियर है? तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गयासुद्दीन थे। कौन थे? गयासुद्दीन थे। इन्होंने 1320 में तुगलक वंश का स्थापना किया और इनका राजवंश 1413 या 1414 ना, आप आमतौर पे 14 मान के चलेंगे। 14 में जो है क्या होता है कि तुगलक वंश भी खत्म हो जाता है और उन्हें खत्म करते हैं सैयद, ठीक है, सैयद वंश के लोग। सैयद वंश का शासन जो संस्थापक थे उनका नाम खिज्र खान था। 1414 में इन्होंने इसका स्थापना किया और 1451 में यह राजवंश भी समाप्त हो जाता है। अंतिम वंश हो जाता है लोधी वंश। अंतिम वंश जो है लोधी वंश है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी ने 1154 में स्थापना किया और 1526 में यह राजवंश आगे चल के हो जाती है समाप्त। इनको मुगल आते हैं, मुगल उखाड़ करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो एक क्रम ऐसा रहा भारत में जहां उत्तर भारत से लेकर के बाकी अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, मुसलमान शासकों का शासन रहा। उसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य फला फूला। कैसे फूला उसके पीछे भी एक कहानी है, स्टोरी है। आइए हम लोग अब उस स्टोरी को जानते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बात याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत जहां से दिल्ली में, है ना, बाहर से आए विदेशी मुस्लिम शासकों का शासन चालू होता है, तो यहाँ के जो राजा होते हैं वो अपने आप को सुल्तान कहते हैं। परीक्षा में आप लोगों के लिए प्रश्न भी बनेगा कि ये दिल्ली सल्तनत काल के जो राजा होते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? सुल्तान। इनको उखाड़ के फेंक दिए थे मुगल। कौन फेंके थे? मुगल। तो जो मुगल थे ये लोग अपने आप को बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? बादशाह। टाइटल का आपने नाम सुना है? जो लोग टाइटल अपने आप के नाम के साथ लगाते हैं, तो जो है दिल्ली सल्तनत वाले अपने आप को सुल्तान कहते थे, तो मुगल जो थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग विजयनगर भी पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ के साम्राज्य के लोग अपने आप को राय कहते थे। तो ये 3 प्रश्न आपको बन जाएंगे। एक बन जाएगा आपका सुल्तान, दूसरा बादशाह, तीसरा राय। यानी कि जो है दिल्ली सल्तनत के शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से मुगल शासक अपने आप को बादशाह कहते थे और उसी प्रकार से जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा उस स्टोरी को जानेंगे, उस कहानी को जानने का प्रयास करेंगे कि कहां से, ठीक है, कहां से विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कई ऐसे शासक हुए सल्तनत काल के जिन्होंने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया, इस नाते कि हम दक्षिण भारत पर अधिकार कर लेंगे, किंतु कहीं ना कहीं उनके सामने कोई ना कोई समस्या आन खड़ी हुई और उस समस्या के कारण वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। तो गुलाम वंश के लोगों ने मेहनत किया, अभियान किया, सफलता नहीं मिली। खिलजी वंश के लोगों ने मेहनत किया, अभियान किया, सफलता नहीं मिली। जब तुगलक वंश के शासकों ने अभियान चलाया दक्षिण भारत पर, तो इसमें से एक शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। क्लियर है?
मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक रहे जिनको कई दक्षिण के क्षेत्रों में सफलता मिला। ठीक है, बाकियों को तो नहीं मिलता था, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक रहे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक रहे तुगलक वंश के जिनको दक्षिण भारत में सफलता मिल जाती है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, क्लियर है, तुगलक। अब आप समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है, कि होता क्या है। तो जब ये दक्षिण भारत में अभियान चलाते हैं तो कुछ क्षेत्रों को, विशेष तौर पर दो क्षेत्र हैं, एक का नाम है काम्पली, काम्पली, ठीक है, काम्पलिनी भी बोलते हैं, तो कुछ इस तरह से काम्पलिनी नाम है, और दूसरा है मदुरै, मदुरै। ठीक है, इन क्षेत्रों पर मोहम्मद बिन तुगलक को अधिकार प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर वह जीत प्राप्त करता है। काम्पली से ही दो सेनानायक, ठीक है, काम्पली जो एक छोटा सा राज्य होता है दक्षिण भारत में, वहां पे जब ये शासन इनका जब आक्रमण होता है तो इस आक्रमण में यहाँ से दो सेनानायक, ठीक है, कितने सेनानायक, दो सेनानायक, जिसमें से एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। ठीक है, एक का नाम हरिहर और एक का नाम था बुक्का। इन दोनों को क्या करता है कि तुगलक के सैनिक लोग कैदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना करके उसे जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत यानी दिल्ली में ना, दिल्ली सल्तनत दिल्ली में स्थापित थी, वहीं से ऑपरेट होता था, संचालन होता था, साम्राज्य का विस्तार से संबंधित वहीं से निर्णय लिए जाते थे। तो हरिहर और बुक्का को क्या करते हैं कि इनके जो सैनिक होते हैं इनको बंदी बना लेते हैं और बंदी बना के दिल्ली के दरबार में ले जाकर के पेश करते हैं। तो जब पेश किया जाता है इन्हें, तो इनके समक्ष कुछ ऑप्शंस रखे जाते हैं कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो इस्लाम धर्म को अपना लें, इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं तो आपको जीवित छोड़ दिया जाएगा। तो इन्होंने देखा कि जान बचे तो लाखों पाए, आपने किस्सा सुना होगा कि पहले हम अपना जान ही बचा लेते हैं, बाद में देखेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया ताकि वो जीवित रह सके। कई सालों तक राजा के साथ रहे, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रहे, उनका विश्वास जीते, और जब मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि अब ये जो है हमें धोखा नहीं देंगे या फिर अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, तब उन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत पर अभियान को और तेज करने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए उन्हें जो है अपने सैनिकों के साथ भेज देते हैं। ठीक है, हरिहर और बुक्का कई सालों से इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें वह मौका मिले और जो है हम अपने जो है अपने हारे हुए क्षेत्रों या फिर जो है इस चंगुल से हम निकल सके, आजाद हो सके। तो होता क्या है कि जब ये वापस आते हैं, ठीक है, ये लोग जो है दक्षिण के क्षेत्र में जब इन्हें भेजा जाता है तो इसी क्रम में ये दोनों लोग अपने एक गुरु से मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का के एक गुरु थे जिनका नाम विद्यारण्य था। ठीक है, विद्यारण्य। ठीक है, देखो विद्यारण्य नामक इनके गुरु थे, इनसे मिलते हैं और मिल करके अपने जीवन की परेशानी को सुनाते हैं जो उनके साथ गुजरा हुआ है ना। तो जब वो सुनाते हैं तो इनके गुरु सुनते हैं और इन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं, और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी मानसिकता को बदला और अपने मूल धर्म में वापस लौटे, यानी इस्लाम धर्म को त्यागा और पुनः से सनातन धर्म को अपनाया, और सनातन धर्म अपना के इन्हीं के यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिकों के खिलाफ विद्रोह कर दिए और उन्हें हरा करके भगा दिए। ठीक है, जब दक्षिण भारत में इन्हीं के भरोसे वो सैनिक आई थी जो तुगलक ने भेजा था, जब देखा कि यही बदल गए और ये जो है हमसे बगावत करने लगे, तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, वो वापस लौट के दिल्ली चले गए। और ये लोग जब जीत जाते हैं, उन्हें भगाने में सफल हो जाते हैं, तो भगाने में सफल होने के बाद क्या करते हैं कि एक साम्राज्य का नींव रखते हैं, स्थापना करते हैं, जिस साम्राज्य का नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम पड़ा? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य पड़ता कहाँ है? तो दक्षिण भारत में एक राज्य है, कौन सा? कर्नाटक। दक्षिण भारत में एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का ना स्थापना किया। अब याद रखेंगे, संपूर्ण भारत में चारों तरफ जहां ना मुसलमान शासकों का शासन व्यवस्था चल रहा था, ठीक उसी समय इन्होंने एक हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया और उसका विस्तार किया। ठीक है,
उसका विस्तार किया। अब एक बात और आपको याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ और भी दृष्टि से। देखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया कब हुआ, 1336 में। विजयनगर साम्राज्य चला था 1336 से 1615, 1336 से 1615 तक। अब यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि मैंने कहा कि 1336 से 1615 तक यह जो साम्राज्य चला उसकी स्थापना 1336 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर, एक का नाम था हरिहर तथा दूसरा का नाम था बुक्का। तो हरिहर और बुक्का मिलकर के क्या करते हैं कि एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम पड़ता है विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम पड़ता है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से ठीक पहले, ठीक है, एक और साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम होता है बहमनी साम्राज्य। क्या नाम होता है? बहमनी साम्राज्य। अब जरा देखिएगा, दक्षिण भारत में दो प्रसिद्ध नदियां हैं, नदियां तो ढेर सारी हैं किंतु दो प्रसिद्ध नदियां हैं। एक नदी का नाम है कृष्णा और एक नदी का नाम है तुंगभद्रा। एक का नाम है कृष्णा और दूसरा का नाम है क्या जी? तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब है उसका नाम था रायचूर। बीच का जो दोआब है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब। और दोआब बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है। किस दृष्टि से? तो इस दृष्टि से कि कृषि वहां पर बेहतर होती है क्योंकि चारों तरफ से पानी का व्यवस्था, इधर से भी पानी का व्यवस्था, इधर से, और कृषि में सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सिंचाई की दृष्टि से दोआब क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जब स्थापित होता है तो ये दोआब क्षेत्र रायचूर जो होता है ना, इसका नाम भी है, क्या चीज नाम है? रायचूर। रायचूर यहाँ काफी जो है इस साम्राज्य के प्रसिद्धि में, उसको फैलने फूलने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता था। दिल्ली सल्तनत में जो काल चल रही थी, दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश चल रहे थे, वहां के राजाओं से बहुत लोग आहत रहते थे। एक तो ये भी जिन्होंने अपने साम्राज्य का स्थापना किया, दूसरे कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत से कुछ मुस्लिम शासक भी काफी परेशान रहते थे। नतीजा ये निकलता है कि इन्होंने भी एक साम्राज्य का, ये जो बहमनी साम्राज्य देख रहे हैं एक मुस्लिम साम्राज्य है, ठीक है, और इसका स्थापना जो है 1347 में विरोध में हुआ था, दिल्ली सल्तनत के विरोध में ही 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ। इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक, उनका जो नाम था हसन खान था, ठीक है, सॉरी बहमन शाह। क्या नाम था? बहमन शाह। बहमन शाह, बहमन शाह के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि इन्हें हसन गंगू कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम था हसन गंगू। लेकिन आपको याद रखना है कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो बहमन शाह ने किया था। किसने किया था? बहमन शाह ने किया था। कब किया था? तो 1347 में। कब किया था? 1347 में। जब बहमन साम्राज्य का स्थापना हुआ तो ये अलग अलग समय में 5 हिस्सों में बट गया था। यानी बहमनी साम्राज्य जो था अलग अलग टाइम पर 5 हिस्सों में बटा हुआ साम्राज्य था। अब उनके भी नाम आप देख लेंगे। एक है गोलकुंडा, एक है गोलकुंडा, एक है अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है, एक है बीजापुर, एक है बीजापुर, और एक है बिदर, एक है बिदर, और आखिरी है बरार, आखिरी है बरार। देखिए बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 में। कब हुआ? 1347 में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? बहमन शाह। आप भी बोले बहमन शाह। और इनका वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू। इनका वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था। कितने भाग में? 5 भागों में, ठीक है। याद रहेगा कितने भाग में विभाजित था? 5 भाग में। पहला भाग को बोलते हैं गोलकुंडा। पहला भाग को क्या बोला जाता है? गोलकुंडा। दूसरा भाग को बोला जाता है अहमदनगर। दूसरा भाग को अहमदनगर। तीसरा भाग को बीजापुर। तीसरा भाग को बीजापुर। चौथा को बिदर। चौथा को बिदर। और पांचवा को बरार। पांचवा को बरार। तो बहमनी साम्राज्य इन 5 भागों में विभाजित था। इन दोनों साम्राज्यों की स्थापना के बाद आपसी कलेश, है ना, आपस में ही टक्कर इनका होते रहा, और जिसका मुख्य कारण था
रायचूर दोआब क्षेत्र, ठीक है, रायचूर दोआब क्षेत्र। देखिए कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब है, जिसमें से प्रमुख जगह था रायचूर, इन दोनों के वजह से, इस रायचूर जगह की वजह से इन दोनों साम्राज्य के शासकों में बार बार संघर्ष हुए, बार बार टक्कर हुए। ये लोग हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आते रहे, ठीक है। और उसी पर विजयनगर साम्राज्य का जो है, या फिर इस जो चैप्टर का सबसे मुख्य नींव रखा गया है। तो याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। क्लियर है? यह साम्राज्य 1336 में स्थापित हुई, लेकिन चली कहां तक? तो 1615 तक। कहां तक चली? 1615 तक। राजधानी देखिए, ठीक है, राजधानी के संदर्भ में दो बातें कही जाती है। शुरुआत में एक जगह थी अनेगुंडी। कौन सा जगह था? अनेगुंडी, ठीक है। अनेगुंडी नामक क्षेत्र को प्रारंभ में इसकी राजधानी बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया, क्या चीज? हम्पी। क्या नाम रख दिया गया? हम्पी, ठीक है, हम्पी नाम रख दिया गया। और ज्यादातर जगहों पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसे देखा जाता है? हम्पी को देखा जाता है। किसे देखा जाता है? हम्पी को देखा जाता है, ठीक है। हम्पी काफी प्रसिद्ध जगह है। इस जगह को, ठीक है, या विजयनगर साम्राज्य को 1565 में हमला करके लूट लिया गया था। उसके पीछे भी स्टोरी है, जो आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ था 1565 में कि इसे जो है लूट लिया गया, फिर ये उजड़ गया, ठीक है, उजड़ गया। 1615 के बाद से इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पे एक और बात देखेंगे, हम्पी उस समय का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक था, ठीक है। ये जो हम्पी है, उजड़े हुए हम्पी को अगर हम कहें तो इसकी खोज की गई थी, नील मैकेंजी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? तो नील मैकेंजी ने, ठीक है। मैकेंजी नामक एक जो है क्या सर्वेक्षक थे, सर्वे विभाग में काम करने वाले, पुरातत्व विभाग का जो सर्वेक्षक और इंजीनियर होते हैं, ठीक है, तो उसी में काम करने वाले, सॉरी कॉलिन, याद रखेंगे, सॉरी कॉलिन मैकेंजी। क्या नाम था उनका? कॉलिन मैकेंजी, याद रखेंगे, है ना। क्या नाम रखना है? कॉलिन मैकेंजी। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ देखिए, है ना, कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। कहा जाता है कि ये जब भारत आते हैं, ठीक है, इनको अपने पद पे रखा जाता है, तो इन्होंने जो है हम्पी को ढूंढा था। तो हम्पी को इन्होंने 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया था। कब लाया था? 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया था हम्पी को, ठीक है। और जब इस पे जो है यूनेस्को की नजर पड़ती है, यूनेस्को आपने नाम सुना होगा, ये यूनेस्को, ठीक है। जैसे क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसके तहत जो है कई संस्था काम करती हैं, कई एजेंसियां काम करती हैं, तो उसी में से एक एजेंसी है यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा जो है 1986 में, ठीक है, 1986 में, याद रखेंगे, कब? 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज बोलते हैं, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक, विश्व धरोहर। तो जो है कॉलिन मैकेंजी ने इसको खोजा। कब खोजा? 1800 में, ठीक है। हम्पी जो 1565 के बाद क्या होता है कि वहां एक आक्रमण होता है, उसे लूट लिया जाता है, खंडर बना दिया जाता है। इसका खोज जो है 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने किया था। यूनेस्को द्वारा 1986 में इसको जो है कहां शामिल कर लिया जाता है? तो विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज। कहां शामिल कर लिया जाता है भैया? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया जाता है। देखिए, हम जो यहाँ पढ़ाते हैं, हमने वीडियो में आप लोगों से कहा है कि आप लोग जो है ना, जो कॉलम कॉपी लेके बैठा करें, जो बताते हैं उसको आप नोट कर लिया करें, और यदि नहीं लिए हैं तो एटलीस्ट मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। मोबाइल से स्क्रीनशॉट, जैसे हम कुछ पढ़ाते हैं ना, उसको आप जो है स्क्रीनशॉट के रूप में ले लिया करिए। और हाँ, ये आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज हम आपके बीच में लेकर के आते हैं, तो थोड़ी सी दया करके हमारे ऊपर भी, है ना, अपना प्यार बरसाइए। हमारे चैनल को जो कैप वर्ल्ड 71 है, इसे आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। आप भी कुछ जानकारी ले, अपने दोस्तों को भी जानने के लिए उनके पास शेयर कर दिया करिए, ठीक है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आप लोग आगे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम्पी जो एक शहर था, जो राजधानी भी था, ठीक है, बाद में जो है एक जब खंडर हो जाता है तो इसकी खोज की जाती है। अभी मैंने पढ़ा कि मैकेंजी ने 1800 में खोजा और फिर विश्व धरोहर के रूप में जो है 1986 में इसे जो है यूनेस्को द्वारा ले लिया गया।
अब जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंश शासन किए? 4 राजवंश। उसमें से पहला का नाम था संगम। पहला का नाम क्या था? संगम। दूसरा का नाम था सालू। दूसरा का नाम क्या था? सालू, सिर्फ सालू भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा का नाम था टुल्लू। तीसरा का नाम क्या था? टुल्लू। और चौथा का नाम था आराविदु या फिर आराविडु। चौथा का नाम था आराविदु या फिर चौथा का नाम है आराविडु। तो 4 राजवंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य में शासन करते हैं, ठीक है। एक के बाद जैसे आपने पढ़ा दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शासन करते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर 4 राजवंश, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश, संगम, सालू, तुलु और आराविडु, ठीक है। संगम, सालू, तुलु और आराविडु। अब इसमें से जो पहला राजवंश स्थापित होता है वो राजवंश होता है संगम राजवंश। पहला राजवंश कौन सा होता है? संगम राजवंश। 1336 में इसकी स्थापना होती है और ये राजवंश 1485 तक चलता है। 1336 में इस राजवंश की स्थापना होती है और ये राजवंश कहां तक चलता है? तो 1485 तक चलता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके जो संस्थापक थे हरिहर तथा बुक्का, ये दोनों भाई थे, रिश्ते में ये दोनों भाई थे, याद रखेंगे। हरिहर और बुक्का कौन थे? भाई थे। हरिहर और बुक्का कौन थे? भाई थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस वंश का नाम संगम कैसे पड़ गया, ठीक है। इस वंश का नाम संगम कैसे पड़ा? तो बात यह है कि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम। तो चूंकि इनके पिता का नाम संगम था इसलिए इनके राजवंश का नाम पड़ गया संगम। क्लियर है? इनके राजवंश का नाम पड़ गया संगम। क्लियर है? उसके बाद जो है ना आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे कि भाई विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने? तो हरिहर तथा बुक्का ने। और फिर ये भी हो सकता है कि संगम वंश का स्थापना किसने किया था? हरिहर तथा बुक्का ने। क्लियर है? हरिहर तथा बुक्का ने। देखिए 2 भाई थे लेकिन राजगद्दी पर सिर्फ एक ही लोग बैठते हैं, ठीक है। राजगद्दी पर तो सिर्फ एक ही लोग बैठते हैं। तो सबसे पहले राजा बनाया गया किसको? हरिहर प्रथम को, ठीक है। बड़ा भाई था, है ना। तो हरिहर प्रथम जो है राजा बन जाता है, ठीक है। हरिहर प्रथम इसलिए लिखा गया है कि बाद में हरिहर नाम का एक और राजा जो है फेमस होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनके नाम के साथ लग जाता है प्रथम और आने वाले राजा के नाम के साथ लग जाए द्वितीय, ठीक है। अगर उनके बाद में उसी नाम से कोई और राजा फेमस हो गया तो उनके नाम के साथ लग जाएगा तृतीय, ठीक है। देखिए हरिहर प्रथम 1336 में शासन को संभालते हैं 1354 तक। कहां तक? 1354 तक। 1336 में शासन को संभालते हैं और 1354 तक ये अपने शासन व्यवस्था को चलाते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि बहमनी साम्राज्य से संघर्ष किया। जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है तो उनका नजर जो है द्वाब क्षेत्र रायचूर पर पड़ जाता है, जहां पर विजयनगर के लोगों का पहले से ही अपना अधिकार होता है। किंतु इस क्षेत्र की वजह से हरिहर प्रथम और विजयनगर के शासकों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है ये हार जाते हैं, ठीक है। यानी हरिहर प्रथम की हार होती है और सिर्फ हार नहीं होती है, हार के साथ साथ रायचूर इनके हाथ से निकल जाता है। यह युग है विजयनगर साम्राज्य के पकड़ से बाहर हो जाता है, ठीक है। यानी विजयनगर साम्राज्य को एक तरह से कहा जाए तो छीन लिया जाता है। और इस युद्ध के बाद जो है अब हमेशा से दोनों साम्राज्यों के बीच में आपस में संघर्ष देखने को मिलता है, जो इस चैप्टर का आधार बन जाता है, ठीक है, जिस पर ये चैप्टर खड़ा होता है। तो पहले शासक हुए कौन? हरिहर प्रथम। कब शासन किए? 1336 से 1354। 1355 में अगला राजा बन जाएंगे, बुक्का प्रथम बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखो ये क्या करते हैं भाई, तो बहमनी साम्राज्य से संघर्ष किए और नतीजा ये निकला, लड़ते लड़ते एक समय रायचूर को अपने हाथों से इन्होंने गंवा दिया और इसी रायचूर के लिए तब तक युद्ध चला जब तक यह साम्राज्य खत्म नहीं हो गया, ठीक है। तो वो काफी निर्णायक जगह पर जाकर के इसका निर्णय आता है। एक दौर ये भी आता है, एक समय ऐसा भी आता है कि रायचूर को छीन के लाया जाता है, मदुरै को छीन करके लाया जाता है। तो वो चीज जो है हम जैसे आगे पढ़ते जाएंगे स्टोरी को तो वो चीज हमें पता चला कि कौन वो राजा हुआ, ठीक है। इन 4 राजवंशों में से वह कौन सा ऐसा राजा हुआ जो इनसे रायचूर छीन करके लेके आया, ठीक है। कौन ऐसा राजा हुआ जिसपे मदुरै पर, जहां पर इनको शासन हुआ करता था, उस मदुरै को भी कभी तुगलक ने जीत के अपने हाथ में कर लिया था, उससे भी जो है ये लोग अपने हाथ में लेकर के आते हैं। तो वो सब कुछ जो है आगे वाले एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। आज वाले भाग में सिर्फ इतना ही, ठीक है। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए
हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए काफी बहुमूल्य है और यदि हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर करें, वो तो सोने पर सुहागा है। ठीक है, आज वाले चैप्टर में, आज वाले पार्ट में हम लोगों ने इतना कुछ देखा। जो बचे हुए चीज है उसको हम लोग अगले पार्ट में क्लियर कर लेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।